जब भी हम एक नया फ़ोन खरीदने वाले होते हैं या एक नया पीसी बिल्ड करने वाले होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे मन में एक बात आता है वो है प्रोसेसर। और प्रोसेसर में देखें तो पीसी के लिए इंटेल और AMD है, और फ़ोन की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, सैमसंग के एक्जीनोस, मीडियाटेक डायमेंसिटी ऐसे प्रोसेसर्स को देखने को मिलते हैं। पर ये जो कंपनीज है ये बाहर के देशों में बनाए जाते हैं, तो सवाल ये है कि क्यों इंडिया का खुद का प्रोसेसर नहीं है। सैमसंग जो है वो कोरियन कंपनी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अमेरिकन कंपनी है, मीडियाटेक की बात करें तो वो एक ताइवानीज कंपनी है। अब देखा जाए तो इंडिया स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड के सेकेंड लिस्ट पे आते हैं, पर फिर भी क्यों खुद का प्रोसेसर नहीं है अब तक। तो इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। AMD और इंटेल को अभी के लिए साइड में रखते हैं। फर्स्ट बात करते हैं मोबाइल फोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कभी प्रोसेसर्स बने ही नहीं है। शक्ति एक ऐसा प्रोसेसर है जो पहले बन चुकी है, और ये प्रोसेसर IIT मद्रास ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया है। और ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर बेस्ड डिजाइन कॉन्सेप्ट है, और इसे कोई भी इंडिविजुअल कंपनी इस्तेमाल करके खुद का प्रोसेसर बना सकता है। ये सेम केस क्रोमियम में भी देखने को मिलते हैं। क्रोमियम एक ओपन सोर्स ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसको अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से उसको चेंज करके, मतलब कोड्स को चेंज करके खुद का ब्राउज़र बनाता है। एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट क्रोमियम को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र बनाया है। गूगल ने इसे इस्तेमाल करके गूगल क्रोम बनाया है। अब बात आते हैं कि ये जो प्रोसेसर है ये 22nm टेक्नोलॉजी पे बना था, और जिस टाइम पे ये 22nm टेक्नोलॉजी पे बना था उस टाइम कंपनियां 16 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, यहाँ तक कि 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर बना रहा था। इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पीछे रह गया था। और इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बता दूं कि जितनी कम नैनोमीटर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेसर बनी थी ना, ये इमीडिएट सिस्टम्स के लिए बनाया गया था, और ये कुछ डेस्कटॉप पीसीज में यूज़ किया गया था जो लिनक्स बेस्ड है। अब जो प्रॉब्लम इस प्रोसेसर के साथ देखने को मिली थी वो ये है कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर ही यहाँ इंडिया पे बनाया गया था, और इसकी जो फैब्रिकेशन था वो इंडिया पे नहीं था। अब फैब्रिकेशन, जिसे फैब भी कहा जाता है, वो क्या होता है ना। किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए फैब्रिकेशन प्लान की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया में ऐसे प्लान्स कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है लेकिन कम है। एग्जाम्पल दूँ तो इसरो के पास ये फैब्रिकेशन प्लान है जो कि अराउंड 180 to 200 nm बेस्ड चिपसेट्स बनाते हैं, और यही चिप्स इसरो के रॉकेट्स पे भी यूज़ होते हैं। अब बात आते हैं कि ये ऐसे चिप्स मोबाइल्स पे क्यों नहीं यूज़ होते हैं। वेल, इस क्वेश्चन की कई सारे रीजंस है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ रही है वो है सिलिकॉन इंडिया पे अवेलेबल नहीं है, और इसको बाहर के देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है जो काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। और इनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होते हैं वो US जैसे कंट्रीज़, जिसको पहले से ही पता होते हैं, वो फिर भी किसी दूसरे देश से शेयर नहीं करना चाहता। तो ये कुछ इन देशों के इंटरनल मैटर्स है जो हमें नहीं पता चलता। ये हो गया शॉर्टेज की बात। अब बात आते हैं फैब्रिकेशन प्लान्स के बारे में। देखो, किसी भी देश के कंपनी या गवर्नमेंट के लिए इसे इम्प्लीमेंट करना या एस्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है। सिंपल सा एक बेसिक सा प्लान बनाने के लिए मिनिमम 8 to 10 बिलियन डॉलर्स लगते हैं, और इन पे काम करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड मशीन्स होते हैं इनके लिए भी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स लगते हैं। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इन मशीन्स को नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अपग्रेड हो जाते हैं और चेंज भी हो जाते हैं। अब इंटेल जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो 20 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा अगले 2 से 3 साल में, और एक रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिला है कि सैमसंग भी 2030 तक 116 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग में। वैसे TSMC भी काफ़ी सारे पैसे डाल रहे हैं अपने चिप्स को मैन्युफैक्चर करने में, और इतना सारा पैसा ज़ीरो से लगाना किसी भी कंपनी के लिए कोई आसान काम नहीं है। और मान लेता हूँ कि लगा भी दिया तो फिर भी लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये कंपनी सक्सेसफुल होंगे। और देखा जाए अभी के टाइम का एंड्रॉयड के जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen + 1, ये 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये कंपनी अभी से 3nm टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और इन सब के लिए कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अब अगर
देखा जाए तो इंडिया के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी और स्किल डेवलपर्स सारे हैं, पर फिर भी क्यों नहीं बन रहे प्रोसेसर। तो जो चीज़ इसको रोक रहा है वो है प्राइवेट कंपनीज का इंटरेस्ट, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को अभी के टाइम पे इस फील्ड पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा। और एक बात, इसरो DRDO जो खुद से अपने चिप्स बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके रिसर्च के लिए यूज होते हैं। अगर वही चिप्स कमर्शियल कर देंगे तो प्राइवेट कंपनीज का जो इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो बढ़ने लगेंगे, और कोई ना कोई कंपनी तो ज़रूर होंगे जो इस बिजनेस को हैंडल करेंगे या प्रोसेसर बनाने का जो काम है उस पे भी इंटरेस्ट बढ़ेंगे। और कोई कंपनी आज से प्रोसेसर अगर बनाना स्टार्ट भी कर दिया तो उसका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कुछ साल लग जाएंगे। कुछ साल मतलब 8 to 10 ईयर्स मिनिमम लगेंगे, इमीडिएटली नहीं। अब लास्ट में बात आते हैं कंक्लूजन की। देखो, शक्ति जो कंपनी है वो ओपन सोर्स है, और ओपन सोर्स है तो कोई भी कंपनी उसे इस्तेमाल करके अपना प्रोसेसर बना सकता है। पर शक्ति का जो कंपटीशन है वो है ARM, और ARM को कई सारे कंपनीज पहले से इस्तेमाल करके अपना प्रोसेसर बना रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि शक्ति तो अभी काफ़ी पीछे रह गए हैं और इसे यूज़ करके कंपनी आगे नहीं जा पाएगा। और एक और बात आता है कि डेवलपर्स इसी तरह के आर्किटेक्चर को यूज़ करके पावरफुल प्रोसेसर बनाया जा सकता है। और अभी हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि इंडिया अपना खुद का प्रोसेसर अगले 10 सालों में बना लेगा। तो ये रहा सारी जानकारी कि इंडिया क्यों पीछे रह गया है अभी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।